जय हिंद। आज हमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ना है। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नाम से जैसे क्लियर है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मतलब ये काम क्या करता है आपका? मानव अधिकारों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, या मानव अधिकारों से संबंधित यदि कोई भी वाद इसके पास आता है जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उससे उसके अगेंस्ट में आपकी मदद कौन करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही करेगा, चाहे वो राज्य सरकार हो या वो कोई व्यक्ति विशेष हो। यदि वो आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आपके सपोर्ट में कौन खड़ा होता है आकर? एनएचआरसी खड़ा होता है। अच्छा, एनएचआरसी क्यों बनाया गया? एनएचआरसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका गठन कब किया गया? क्या इसका गठन किसी अधिनियम के तहत किया गया या ये एक संवैधानिक संस्था है? ये हमें देखना है। इसका गठन कौन करता है, इसकी बॉडी में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, और सारी चीजें होने के बाद ये कार्य किस प्रकार से करता है, या इसके पास शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये चीज हमें आज देखनी है। तो शुरू करें, चलिए एनएचआरसी देखते हैं। सबसे पहले आप उसका आदर्श वाक्य देख ली, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये एनएचआरसी का आदर्श वाक्य है, ठीक है। स्लोगन बोल सकते हो आप। अच्छा, मानव अधिकार की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले मानव अधिकार मतलब जो आपको एक मानव के रूप में क्या है? प्राप्त है। अब एक मानव के रूप में प्राप्त है मतलब कोई सरकार आपको संविधान के तौर पर या मूल अधिकार के तौर पर मानव अधिकार प्रोवाइड नहीं करवाती है, वो आपको जन्मजात ही क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अब मानव अधिकार वे अधिकार है जो जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता किसी की परवाह किए बिना सभी मनुष्य, अब वो चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी ओरिजिन का हो, या किसी भी जाति, लिंग या फिर धर्म का हो, वो सभी के लिए कैसे हैं? एक समान है, और सभी को जन्मजात कैसे हैं? वो प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद मानवाधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब उल्लिखित रहते हैं। अब एक चीज बताइए, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको जीवित रहने का अधिकार है? कोई आपसे कह सकता है कि नहीं, आप जो मानव है आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं, हम आपकी हत्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? या आप जो मानव है आपको हम अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दे सकते, वो इन लोगों को प्राप्त है, ऐसा कर सकते हैं क्या? आप मानव हैं तो ये आपको जन्मजात ही क्या होंगे? प्राप्त होंगे। हाँ, पर कुछ देशों में सरकार आपके कुछ अधिकारों पर रोक लगा सकती है ना। पर जीवित रहने के अधिकार पर रोक लगा सकती है क्या? वो नहीं लगा सकती, है ना। कुछ सरकारें नहीं मानती मानव अधिकारों को, नहीं फॉलो करती, पर हमारे देश की सरकार मानव अधिकारों को विशेष योगदान भी मानती है और विशेष ध्यान भी देती है और मानती भी है। मानव अधिकार हर जगह सभी लोगों के लिए समान है। आप ये नहीं कह सकते कि जो भारत है, भारत में मानव अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए होंगे, दूसरे नागरिकों के लिए नहीं होंगे, ऐसा भारत में नहीं होता। इसके अलावा यही मानव अधिकारों को सार्वभौमिक बनाता है। सार्वभौमिक शब्द का मतलब क्या होता है? जो सर्वव्यापी है, हर जगह पर समान है, ठीक है। मानव अधिकार समानता और निष्पक्षता से संबंधित सिद्धांतों का क्या है? एक समूह है जो आप क्या बनाता है? समानता और निष्पक्षता। तो ये हो गया क्या हमारा मानव अधिकार। हम मानव अधिकार का इतिहास देख लेते हैं कि आखिर ये आयोग बनाया क्यों गया, या इस आयोग की सोच या इस शब्द की सोच जो ये संगठन बनाया जा रहा है कहां से उत्पन्न हुई। मानव अधिकार आयोग की सार्वभौमिक घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा का मतलब होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, मतलब किसी कंट्री विशेष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जानते हैं सभी, यूनाइटेड नेशंस महासभा द्वारा कब? 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया। सुनो, किसे अपनाया गया है? यूडीएचआर द्वारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो किससे संबंधित है? मानव अधिकार से संबंधित है। उसे अपनाया कब गया? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व स्तर पर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आप देखिए, इसीलिए आप यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस। प्रत्येक कितनी तारीख को? 10 दिसंबर को। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद मानव अधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। जब यूनाइटेड नेशंस महासभा पेरिस में इस दिनांक को बैठी, तब पहली बार ये चर्चा हुई सभी देश के सामने कि हमें मानव अधिकार के संबंध में कुछ करना चाहिए, हमें मानव अधिकार के संबंध में कुछ डिक्लेरेशंस करने चाहिए, जो किए गए।
आगे चलकर जब जैसे जैसे समय बीतता गया तो 1991 में एक पेरिस में फिर से क्या होता है, डिक्लेरेशन 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशंस की, और यहाँ पर सिद्धांतों के एक समूह मतलब प्रिंसिपल्स का एक ग्रुप आपको, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको वैश्विक स्तर पर एक्सेप्ट किया जाता है। देखो सबसे पहले बात कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। अब समय बीता 1991 में पेरिस सिद्धांत के नाम से मानव अधिकारों से संबंधित एक डिक्लेरेशन को अपनाया गया विश्व के सभी देशों के द्वारा, और ये बोला गया कि हम अपने अपने देश में अब मानव अधिकार से संबंधित कोई ना कोई कार्य करेंगे और एक संस्था का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो यहीं से नींव तैयार होती है मानव अधिकार आयोग की। यदि पूछा जाए कि आज जो भारत में मानव अधिकार आयोग आपको देखने मिल रहा है, जो कार्य कर रहा है मानव अधिकार के लिए, उसकी नींव, उसका स्तंभ कहां से आया, तो वो कहां से आया है? पेरिस सिद्धांतों से आया है। कितनी वर्ष क्या है? 1991। पेरिस सिद्धांत को कब अपनाया गया? 1991। जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ। इन्हीं अधिकारों के अनुसरण करते हुए भारत में मानवाधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब? 1993। देखो पेरिस सिद्धांतों को कब अपनाया गया? 1991। उसके 2 वर्ष के बाद ही भारत ने एक अधिनियम पारित कर दिया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है मानव संरक्षण अधिनियम। इसमें अधिकार शब्द का उपयोग नहीं था, केवल मानव संरक्षण अधिनियम 1993। पर वर्तमान में इसका नाम क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। कब अपनाया गया? 1993। तो हमने देखा कि 1991 में हमने पेरिस सिद्धांत देखे, और इसी के आधार पे 1993 को क्या बना दिया गया? आपका अधिनियम बना दिया गया। किससे संबंधित? मानव अधिकार से संबंधित। यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम में कुछ धाराएं लिखी हैं, और उस धारा में एक धारा ऐसी है, जो धारा 21 है, मैं बता देता हूं। एक धारा ऐसी है जो राज्यों को भी अधिकार देती है कि आप अपने राज्यों में क्या बना सकते हैं? मानवाधिकार आयोगों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी उसकी पृष्ठभूमि। इसके बाद अच्छा, अब सवाल आता है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है? क्या ये संवैधानिक निकाय है? क्या ये वैधानिक निकाय है? हम फिर से रिपीट करते हैं, संवैधानिक का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक निकाय का अर्थ, संवैधानिक निकाय मतलब जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है? संविधान में। पर आपको मानवाधिकार आयोग का उल्लेख देखने को संविधान में नहीं मिलेगा। और अभी थोड़ी ही देर पहले हमने देखा एक अधिनियम, मतलब इसे एक एक्ट के द्वारा पारित किया गया है, अर्थात ये एक विधिक क्या है? या एक सांविधिक आयोग है। यह एक स्वतंत्र वैधानिक या सांविधिक, क्योंकि किसके द्वारा पारित किया गया है? एक अधिनियम, एक एक्ट के द्वारा पारित किया गया है, और संवैधानिक निकाय ये नहीं है। क्लियर है? तो हमें ये पता चला कि ये एक सांविधिक या विधिक, दोनों शब्द का अर्थ समान ही होता है। या तो एक वैधानिक आयोग है या तो एक सांविधिक आयोग है। अब इसका गठन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3। अभी हमने एक अधिनियम देखा 1993 में जो आया, कौन सा अधिनियम? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसमें एक धारा 3 लिखी है कि आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अभिप्रेत है। मतलब धारा 3 के तहत अगर ये चाहे तो एक आयोग की स्थापना कर सकते हैं। अर्थात धारा 3 ही ये शक्ति देता है केंद्र को या सेंट्रल को कि आप एक आयोग का गठन कर सकते हो, जिसका नाम क्या होगा? मानवाधिकार आयोग। ठीक है, अब देखो धारा 3 में क्या लिखा है कि यदि मानव अधिकारों का हनन हो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस हेतु आयोग का गठन, उसकी शक्तियों का वर्णन कर सकती है। ठीक है, कौन सा अधिनियम? अधिनियम कौन सा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा कौन सी? 3 के तहत। अब 3 के तहत तो ठीक है, पर 3 के तहत किस वर्ष किया गया? तो हमें ये डेट याद रखना है, 12 अक्टूबर 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात एनएचआरसी का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1993 के तहत किया गया। इस अधिनियम में 8 अध्याय और 23 धाराएं शामिल हैं।
जिसे संसद द्वारा अधिनियम पारित कर बनाया गया, जिसका पुराना नाम क्या है? मानव संरक्षण, और वर्तमान नाम इसका क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वही चीज आ गई। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अच्छा, ये मानवाधिकारों से संबंधित कार्य करता है या उसके उल्लंघन होने से बचाता है, इसलिए से क्या कहा जाता है? मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में जाना जाता है, मानवाधिकारों का प्रहरी। अच्छा देखो, अभी हमने जब सीएजी पढ़ा था तो वो वित्त की रक्षा करता था, उसे वित्त का प्रहरी कहा जाता था। ये मानवाधिकारों की रक्षा करता है तो इसे क्या बोला जाता है? मानवाधिकारों का प्रहरी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। यह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय को स्थापित कर सकता है। अर्थात अगर केंद्र सरकार से परमिशन लेकर क्या कर सकता है? भारत के किसी भी स्थान में अपने कार्यालय को स्थापित कर सकता है। देखो, कार्यालय में और राज्य मानवाधिकार आयोग में अंतर होता है, ठीक है। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चाहे तो अपने कार्यालय वो कहीं स्थापित कर सकता है, वो चीज अलग है, और राज्य में जो मानवाधिकार आयोग बैठे हैं वो चीज अलग है। क्लियर है? ये था हमारा। कब पारित किया गया, मतलब कब गठन किया गया इसका? 12 अक्टूबर 1993। किस धारा के तहत किया गया? अच्छा, किस सिद्धांत को अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया? 1991 को आया, और उसके तहत 1993 को कौन सा अधिनियम बनाया गया? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जिसका पुराना नाम क्या है? मानव संरक्षण अधिनियम 1993। क्लियर है? और प्रति वर्ष किस दिन हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस? 10 दिसंबर, क्योंकि उस दिन यूनाइटेड नेशन ने सार्वभौमिक घोषणा करके मानवाधिकारों को क्या किया था? दस्तावेज को अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं कि मानवाधिकार की संरचना क्या होती है। अब एक चीज देखना, मानवाधिकार आयोग में होते हैं टोटल एक अध्यक्ष प्लस 12 सदस्य। टोटल कितने हो गए ये हो गए 13। अब होता है एक महासचिव। ये जो महासचिव होते हैं इसको सदस्यों में काउंट नहीं किया जाता। तो अभी हमें ध्यान किस पे देना है? इन 13 सदस्यों पे ध्यान देना है जो अध्यक्ष को मिलाकर है, अध्यक्ष को हटाकर नहीं। ठीक है, अध्यक्ष और 12 सदस्य आप बोल सकते हो, या अध्यक्ष को मिलाकर टोटल कितने सदस्य? 13 सदस्य इसमें होते हैं। अब इसमें अध्यक्ष कौन होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य या अन्य न्यायाधीश, मुख्य मतलब जो आपके चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, या अन्य न्यायाधीश जो दूसरे न्यायाधीश होते हैं, परंतु किस प्रकार के? सेवानिवृत्त। बस वही चीज है। अध्यक्ष होगा उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य या अन्य न्यायाधीश। कौन होगा? अध्यक्ष होगा। अच्छा, मैंने यहां पर क्या बोला है? सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, जो देश में कितने हैं? केवल एक है। कहां पर है? अर्थात उसी कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य या अन्य न्यायाधीश। अब होते हैं इसमें, चलो एक तो इसमें अध्यक्ष हो गया, ठीक है, एक हमने बना दिया अध्यक्ष। इसके बाद इसमें होते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य। अब इस 5 पूर्णकालिक सदस्य में आपके 2 होते हैं न्यायिक सदस्य और 3 होते हैं अन्य सदस्य, या आप बोल सकते हैं जिन्हें क्या हो क्षेत्र में अनुभव, या 3 अनुभवी सदस्य। ठीक है, तो ये जो 2 न्यायिक सदस्य हैं, इसमें जो सदस्य नंबर 1 है, 5 पूर्णकालिक में 2 न्यायिक सदस्य होते हैं, और उसमें जो सदस्य नंबर 1 है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब मैंने मुख्य न्यायाधीश बोला क्या? यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अब एक सदस्य जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, या तो वो अभी है या तो रह चुका है। रह चुका का अर्थ होता है सेवा निवृत्त। अब ये न्यायिक सदस्य नंबर 1 हो गया। अब दूसरा कौन होगा? तो दूसरा होगा आपका एक सदस्य जो किसी, अब देखो यहाँ क्या लिखा है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय लिखा है क्या? उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का। यहां अन्य लिखा है कि मुख्य लिखा है? मुख्य। मुख्य न्यायाधीश है या रहा है? देखो 5 पूर्णकालिक सदस्य, उसमें से 2 न्यायिक सदस्य। उसमें पहला जो न्यायिक सदस्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा है। जो दूसरा सदस्य होगा वो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। ठीक है, अब आते हैं 3 अनुभवी सदस्यों की तरफ। 3 अनुभवी सदस्य अर्थात वे सदस्य जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित क्या हो?
जानकारी हो, ज्ञान हो या उस क्षेत्र का अनुभव हो, परंतु इन 3 सदस्यों में से एक का महिला होना या एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। क्लियर है? तो ये 1 और ये 5 कितने सदस्य हो गए? 6। बचे कितने सदस्य? चलिए वो 7 सदस्य भी देख लेते हैं। फिर से हम संरचना बनाते हैं इसकी। चलिए कुल कितने सदस्य? कुल सदस्य 13। ठीक है। सबसे पहला सदस्य कौन? सबसे पहले अध्यक्ष। चलिए अध्यक्ष कौन होगा बताइए? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य या अन्य, मुख्य या अन्य न्यायाधीश। इसमें कोई डाउट है क्या? ये क्लियर है आपके? ये हो गए एक अध्यक्ष। अब इसमें होते हैं आपके 5 पूर्णकालिक सदस्य। अभी अपने ब्रेन में पूरा मैप बनाकर ये चीज अभी याद कर लो। 5 पूर्णकालिक सदस्य। अब 5 पूर्णकालिक सदस्य में 2 होते हैं आपके कौन से सदस्य? 2 होते हैं न्यायिक सदस्य, 2 न्यायिक और 3 अनुभवी सदस्य। अब ये जो 2 न्यायिक सदस्य होते हैं इसमें सदस्य नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा, ये हो गया सदस्य नंबर 1। अब 2 न्यायिक सदस्य में सदस्य नंबर 2 कौन होता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो? बिल्कुल सही, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। तो ये हमने देख लिया एक सदस्य और ये देख लिया 2 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 3 सदस्य। अब 3 अनुभवी अर्थात जिन्हें उस क्षेत्र में क्या हो, जिन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र का अनुभव व ज्ञान हो, मानवाधिकार। परंतु इसमें 3 में से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो एक इसमें होंगी कौन? महिला सदस्य। टोटल मेंबर्स कितने हो गए बताओ? 1 और 5 टोटल कितने हो गए? 6। बचे कितने सदस्य? 7 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब होता है जो किसी ना किसी अभी आयोग पर अपने पद पर विराजमान है अर्थात बैठे हुए हैं। अब ये 7 आयोगों से आते हैं चुनकर। ठीक है, तो उन 7 आयोग के हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला आयोग, सबसे पहले एससी आयोग, दूसरा एसटी आयोग, तीसरा ओबीसी आयोग, चौथा महिला आयोग, बाल संरक्षण, छठवा अल्पसंख्यक और अंतिम विकलांग लोगों के लिए जो होता है आपका आयुक्त जो होता है, यानी जो मेन कमिश्नर होता है या अधिकारी होता है, वो हो गए 7। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, बाल संरक्षण, अल्पसंख्यक और आपके विकलांग लोगों के लिए आयुक्त 7 हो गए। ये कितने हो गए? 6। टोटल कितना हो गया? 13 सदस्य हो गए। ये 13 सदस्य होते हैं किसके सदस्य? मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो उस बॉडी को संचालित करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इसमें एक कौन होते हैं? इन 13 सदस्यों के अलावा एक महासचिव जो किस रैंक का अधिकारी होता है? ये हमने 7 आयोग देख लिए। आपका एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, बाल संरक्षण, अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, 7 देख लिए। अब होता है एक महासचिव जिसको सदस्यों में गिना नहीं जाता। यह मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होता है। अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होती हैं और भारत सरकार के
सचिव रैंक का अधिकारी होता है जो मानव अधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया जाता है, यानी सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है कौन? महासचिव। किसका महासचिव? एनएचआरसी का, ठीक है, पर इसे सदस्यों में काउंट नहीं किया जाता। क्लियर है? किसको समस्या है 13 सदस्यों में, तो बताओ मुझे। समझ में आ गया अच्छे से? एकदम अच्छे से समझ में आया कहां से 13 सदस्य है? तो मुझे ये बताओ, जो 2 न्यायिक सदस्य आए थे पूर्णकालिक में, वो पहला कहां से आया था उसमें? है। दूसरा, 3 अनुभवी में एक क्या होना अनिवार्य? और अध्यक्ष कहां से आता है? अच्छा ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो आपके 13 सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, परंतु राष्ट्रपति जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति जब ये नियुक्ति करते हैं तो एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। यानी अभी जो आप 13 सदस्य देख रहे हैं वो जो बनते हैं वो किस समिति की सिफारिश पर बनते हैं? एक समिति बनती है जिसे जो सिफारिश करती है और उस आधार पर राष्ट्रपति उसके लोगों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो हमें देखना है कि ये समिति कौन है, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं और इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये समिति जिसकी सिफारिश की जाती है, इसमें जो अध्यक्ष होता है यानी सदस्य नंबर 1 जो होता है अध्यक्ष, वो कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। आपके देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इस सिफारिश करने वाली चयन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये हो गया सदस्य नंबर 1। ठीक है, मैं जिन व्यक्तियों का या जिस पद का नाम लिख रहा हूं ये उन 13 सदस्यों को चुनने का क्या करते हैं? काम करते हैं। दूसरे जो होते हैं इसमें वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ये होते हैं सदस्य नंबर 2। समिति की सिफारिश अर्थात ये कौन सी समिति है? चयन समिति है। लोकसभा अध्यक्ष। जो तीसरे होते हैं वो होते हैं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता। जो चौथे सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति, ना कि सभापति। जो पांचवा सदस्य होता है वो होता है आपके राज्यसभा के विपक्ष का नेता। राज्यसभा के विपक्ष का नेता। अंतिम सदस्य कौन होता है? जो अंतिम छठवां सदस्य इसमें होता है वो होता है आपका गृह मंत्री, जिसके ऊपर गृह मंत्रालय का भार होता है। ये सदस्य, इतने लोग जब एक टेबल पे बैठते हैं, इतने सदस्य, तो वो डिसाइड करते हैं कि ये सदस्य कौन होंगे, ये सदस्य कौन होंगे। आ रही है बात समझ में? इन 13 सदस्यों को चुनने के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है जिसमें ये लोग बैठते हैं। आपके अध्यक्ष कौन होते हैं उसके? प्रधानमंत्री। उसमें होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री। ये जो चयन समिति है ये सिफारिश करती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति फिर उन सदस्यों की क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। आई बात समझ में? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा एनएचआरसी समझ में आ गया। अब कुछ नहीं बचा एनएचआरसी में। अब वही है, सेवा शर्तें, उनका कार्यकाल और उनके कार्य, बस यही बचा। ये समझ में आ गया? सबसे मुश्किल पड़ाव एनएचआरसी में यही है। 13 सदस्य समझ में आए। 13 सदस्य को कौन चुनता है, चयन समिति कौन होती, समझ में आया। और कौन उसकी नियुक्ति करता है, ये क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए देखिए वही चीज है। एनएचआरसी के अध्यक्ष सदस्यों को एक चयन समिति चुनती है। 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। अच्छा, ये चीज किसमें लिखी है? मैंने आगे की स्लाइड में सारी धाराओं को एक साथ लिख दिया है। प्रधानमंत्री इस चयन समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष। फिर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। टोटल कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं।
अध्यक्ष पद पर सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है। अभी वो जो 13 सदस्य आपने देखे, उसमें जो भी न्यायिक सदस्य आपने देखे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो 2 न्यायिक सदस्य हो, अगर आपको मानवाधिकार आयोग में उन्हें बैठाना है सदस्य के तौर पर, तो आपको एक बार परामर्श किससे लेना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक बार बातचीत करनी पड़ेगी कि हम इन व्यक्ति को क्या करने वाले हैं, एनएचआरसी में सदस्य बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्यकाल व सेवा शर्तें। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल सेम है, कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष। अच्छा, या तो 3 वर्ष या तो 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, जो पहले होगा वह मान्य होगा। अगर 70 साल के पहले हो गए, मान लीजिए कि 69 की एज में इन्होंने ज्वाइन किया एनएचआरसी को, तो 1 वर्ष के बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा? उस पद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एज क्या हो जाएगी? 70 वर्ष। और मान लीजिए कि उन्होंने उसे 62 वर्ष की उम्र में ज्वाइन किया, तो वो अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, अर्थात 65 की उम्र तक वो बने रहेंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, क्या ये पुनः इसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं जिस पद पर ये हैं, मतलब अध्यक्ष या सदस्य? तो हाँ, ये उस पद पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं। ये दूसरी बात। एक चीज और, क्या ये भारत सरकार के इनके अलावा किसी अन्य पद पर नियुक्त हो सकते हैं या किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्त हो सकते हैं? तो नहीं, किसी अन्य लाभ के पद पर ये नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ये पुनः उसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं तब तक जब तक ये अपने 70 वर्ष की आयु को पूरा ना कर लें। देखो, 3 वर्ष रहे, फिर से बढ़ा देंगे 3 वर्ष उनका कार्यकाल, पुनः नियुक्त कर देंगे। परंतु ऐसा नहीं कि 70 वर्ष की उम्र होने के बाद उन्हें 73 वर्ष तक और काम कर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अंतिम उम्र क्या है? 70 वर्ष। 70 वर्ष के पश्चात आप एनएचआरसी के सदस्य अध्यक्ष नहीं बन सकते। पुनः नियुक्त तो आप हो सकते हैं, परंतु आप भारत सरकार या राज्य सरकार के फिर किसी अन्य लाभकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। अध्यक्ष और सदस्यों की दोबारा नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य केंद्र व राज्य सरकार के तहत भविष्य में किसी भी रोजगार या लाभकारी पद के लिए पात्र नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति नहीं। कौन करता है वेतन भत्तों का निर्धारण? यानी वेतन कितनी मिलेगी, आपकी सेवा शर्तें क्या होगी, कौन डिसाइड करेगा? ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। हो गया। ये कार्यकाल कितने वर्ष रहता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। पुनः पद पर नियुक्त हो सकते हैं, किसी अन्य पद पर सरकार के नहीं हो सकते। ठीक है, अब हटाने की बात। नियुक्ति किसने की थी? इस्तीफा कौन लेगा? हटाने की शक्ति किसके पास होगी? तो ये चीज समझना है ना। एक आधी आयोग आएगा जिसमें आपको एक अपवाद देखने मिलेगा, वरना जो नियुक्ति करता है वही हटाता है और इस्तीफा भी वही लेता है। अध्यक्ष पर राज्यों में ऐसा नहीं होता है ना। राज्यों में आपने देखा होगा कि हम इस्तीफा तो राज्यपाल को सौंपते हैं, पर हटाने की शक्ति कुछ आयोगों में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को निम्नलिखित कारणों से हटा सकता है, वही चीजें रिपीट होंगी। दिवालिया, किसी अन्य लाभ के पद, शरीर से दुर्बलता या किसी अपराध के लिए कारावास या सिद्ध कदाचार या अक्षमता, निम्न आधारों पर अगर इसने कुछ भी किया है। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति फोन करेंगे, बोलेंगे तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट आई है इन चीजों से, मुझे सही नहीं लग रहा, मैं तुम्हें पद से निष्कासित करता हूं। नहीं, राष्ट्रपति इन किसी भी बिंदुओं को यदि देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक बार उस बिंदु पर क्या करेगा? अपनी जांच बैठाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जब लिखित तौर पर बता देगा कि हाँ ये चीजें सिद्ध होती हैं, आप इन्हें पद से हटा सकते हैं, तब जाकर राष्ट्रपति उन्हें पद से फिर हटा सकते हैं, है ना। ये चीज मत भूलना कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति का मन किया और सीधे उन्होंने निष्कासित कर दिया। जांच किसकी बैठेगी? सुप्रीम कोर्ट की जांच एक बार जरूर बैठेगी। ये चीजें क्लियर है? ये पॉइंट लगभग हर आयोग में सेम चलेंगे आपके। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य। अब देखो, यहां तो हम पढ़ ही लेंगे, सरल तौर पर मैं आपको बता देता हूं मानवाधिकार होते क्या है। मानवाधिकार संबंधित पहली चीज, क्या कार्य करता होगा मानवाधिकार आयोग? किसी भी स्थान पे जहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पे कौन जाता है? उनका संरक्षण कौन करता है? यदि कोई स्थान है जहां मानवों को कैद करके रखा जाता है, अर्थात जेल, अगर वहां पर मानवाधिकारों को फॉलो ना किया जाए, अर्थात मानव को मानव के तरह उन्हें वो वहां पर क्या ना किया जाए? ट्रीट ना किया जाए, है ना। वहां पर उन्हें ट्रीट ना, उनके साथ वैसा व्यवहार ना किया जाए,
तो उस चीज का संरक्षण कौन करता है? एनएचआरसी। आपने देखा होगा अक्सर जेल में जो मुजरिम होते हैं या कैदी होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उनका हनन किया जाता है ना। जबरन उन्हें सोने ना देना, काल कोठरी में रखना, 2 समय का अच्छा भोजन ना देना। तो इन चीजों को रोकने या मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए फिर कौन पहुंचते हैं? एनएचआरसी सीधे चले जाते हैं कहाँ, किसका दौरा करने? जेल का, बाल सुधार गृह का, महिला सुधार गृह का, इन सभी जगहों पर जाते हैं कौन? आपके एनएचआरसी। इसके अलावा एनएचआरसी आपके वृद्धाश्रम भी जा सकते हैं, अनाथ आश्रम भी जा सकते हैं, हर जगह जहां वो चाहे स्वयं से उन्हें लगता है कि यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ पर मानवाधिकार फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, वो वहां चेक करने जा सकते हैं। और अगर नहीं किए जा रहे हैं तो उनके पास शक्तियां हैं किसकी? सिविल न्यायालय की, कि वो कुछ कार्य कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में न्यायालय में भी अपील। और वैसे सिविल न्यायालय की शक्तियां तो वो खुद प्राप्त करके बैठे हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित, मैं बार बार जब ये शब्द बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना मानवाधिकार क्या होते हैं। ऐसा ना हो कि पूरी चीज पढ़ लियो, लास्ट में पूछो कि मजा तो आया पर मानवाधिकार होता क्या है, ऐसा तो नहीं होगा ना। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का अधिकार है। अब सुनना, ये जो जांच होती है, मानवाधिकार जो जांच करता है, ये पहला आधार इसका होता है कि वो मानवाधिकार के खुद संज्ञान में आ जाए, यानी किसी ने कंप्लेंट ना की हो, वो खुद मानवाधिकार को उसके बारे में पता चल गया हो। दूसरा, जिस व्यक्ति के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, यानी खुद निजी व्यक्ति जिसके साथ हुआ है, वह निजी व्यक्ति स्वयं जाकर क्या कर सकता है? उसकी कंप्लेंट कर सकता है, तो भी मानव अधिकार एक्टिव हो जाएगा जांच करने के लिए। तीसरी कंडीशन होती है कि निजी व्यक्ति जिसके साथ हुआ वो कंप्लेंट नहीं कर रहा है, पर उसके लिए कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आकर क्या कर दे। अब वो मित्र भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, साथी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो तीसरा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब किया जाएगा तो भी मानवाधिकार क्या हो जाएगा? एक्टिव होकर उसमें कार्य कर सकता है। अर्थात आप ऐसा नहीं कह सकते कि मानवाधिकार को कि आपके पास तो कंप्लेंट आई नहीं, आप क्यों यहाँ पर आए हो, आप क्यों काम कर रहे हो। नहीं, मानवाधिकार खुद चाहे, आयोग तो खुद भी पहुंच सकता है, व्यक्ति विशेष कंप्लेंट करे खुद भी तब भी पहुंच सकता है, और कोई अन्य व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन देखकर कंप्लेंट करता है तो भी पहुंच सकता है, तीनों आधारों पर जा सकता है। इसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने का क्या है? अधिकार है। पर केवल किन मामलों में? मानवाधिकार से संबंधित मामलों में। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, अभी हमने बात करी, किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है। या उसे लगता है कि जेल में जिस प्रकार से कैदियों को रखा जा रहा है वो सही नहीं है, तो वो वहां पर क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है कि ऐसे इन्हें ट्रीट ना किया जाए। आफ्टर ऑल ये है क्या? ह्यूमन बीइंग ही है, जो भी जुर्म किया है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं जो ट्रीट करने लायक नहीं होते हैं, पर जिन्हें ट्रीट किया जाता है ना। जैसे आप जानते हैं जो रेप के अपराधी होते हैं, जो बलात्कारी अपराधी होते हैं, उनके लिए तो वो वैसे ही मानवाधिकारों का हनन तो उन्होंने स्वयं कर दिया है ना। तो वो व्यक्ति खुद डिजर्विंग नहीं है कि उनके साथ मानवाधिकार जैसी चीजों को फॉलो किया जाए, है ना। तो उनके लिए कुछ अच्छे कानून बनाए जा सकते हैं, जैसे उनकी 2 टांगे तोड़कर उनके साथ मानव जैसा बर्ताव करके व्हील चेयर में उन्हें घुमाया जाए सुबह शाम गार्डन में। तो इस प्रकार के कृत्यों से मानवाधिकारों का हनन भी नहीं होगा और हमारा मन भी संतुष्ट हो सकता है ना। इसके अलावा एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उसमें बदलावों की सिफारिश कर सकता है। अब देखो, संविधान या फिर संसद यदि कोई कानून बनाती है किससे संबंधित? एनएचआरसी से संबंधित। और मानवाधिकार को लगता है कि देखो, पहली चीज, या तो ओके है तो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी समीक्षा कर रहा है, सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु उन्हें लगता है आयोग को कि इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं, तो वो उसकी समीक्षा करके सुझाव के लिए किसको दे सकता है? और उसमें सुझाव के लिए सुझाव दे सकता है, बाध्यकारी केंद्र सरकार को नहीं बना सकता। वो सरकार को क्या कर सकता है? सुझाव दे सकता है कि आप इसमें इस प्रकार के क्या कर दीजिए, बदलाव कर दीजिए। एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान अर्थात रिसर्च, ठीक है, कोई नई चीजें ढूंढना या नए कार्य करना कि हम और क्या नया कर सकते हैं मानवाधिकार के क्षेत्र में, हम ऐसी कौन सी नई योजना या ऐसी कौन सी नई एक्टिविटी या ऐसी कौन सी नई हम चीजें कर लें जिससे मानवाधिकार और क्या हो, लोग उसके प्रति जागरूक हो जाएं। आयोग कितने माध्यमों से मानवाधिकार को प्रेरित करता है? देखो, प्रकाशन के माध्यम से, पब्लिकेशन, मैगजीन वगैरह, मीडिया के मामले से,
सेमिनार वगैरह करता है ना, लोगों को बुलाना, उसके प्रति जागरूक करना और अन्य माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा उपायों के प्रति क्या करता है, जागरूक करता है। तो ये कार्य कौन करता है, मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा और कोई कार्य, देखो आयोग के पास कौन सी शक्तियां प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, कोई भी आयोग, अगर आप इस आयोग को देखो तो क्रिमिनल पावर्स इनके पास नहीं है, वरना ये तो खुद ही सजा सुनाने लगेंगे, 10 साल की जेल, 20 साल की जेल, है ना। सिविल न्यायालय की शक्तियों में क्या होता है, ये कुछ समय की कारावास के साथ साथ क्या आप पे एक पेनल्टी लगा सकते हैं सिविल न्यायालय की शक्ति के तहत। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का अधिकार है, परंतु मुआवजा देने का अधिकार नहीं है। देखो इनके वेतन भत्ते कौन दे रही है इनको, केंद्र सरकार। इनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित कर रही है, अब इन्हें वेतन भत्ते केंद्र सरकार से मिलते हैं। अब मान लीजिए कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उस व्यक्ति विशेष को हर्जाना या मुआवजा दिया जाना है, मुआवजा ये दे सकती है क्या, एनएचआरसी आयोग मुआवजा नहीं दे सकता, वो मुआवजे की सिफारिश सरकार को कर सकता है कि आप इसको क्या दे दीजिए, मुआवजा। एनएचआरसी को तो खुद सैलरी सरकार दे रही, वो खुद की सैलरी से थोड़ी आपको मुआवजा दे देगा। इसके बाद यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश कर सकता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। कोई भी रिपोर्ट होती है वो आपकी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष क्या होती है, रखी जाती है। ठीक है, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ को प्रेरित करना। मानव अधिकार ये काम भी करता है, जो एनजीओ, एनजीओ का मतलब समझते हो आप क्या होता है एनजीओ का मतलब, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्या, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, प्रेरित करता है। ठीक है, या बोल सकते हैं उनकी मदद भी करता है। न्यायालय से लंबित किसी भी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में यह हस्तक्षेप कर सकता है। अब देखो मानवाधिकार से संबंधित यदि कोई बात न्यायालय के समक्ष गया और न्यायालय ने उसे क्या कर दिया, लंबित कर दिया, पर आयोग चाहे तो उस पर क्या कर सकता है, अपनी जांच या कार्रवाई कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, क्या ये जो भी केसेस आए हैं सब पर अपनी कार्रवाई कर सकता है, जिन्हें 5 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया, तो इसका जवाब है नहीं। जो 1 वर्ष के भीतर गठित हुए हैं, कितने वर्ष के भीतर, जो वाद या जो केसेस केवल 1 वर्ष के भीतर गठित हुए हैं, ये केवल उनकी ही क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। अब 1 वर्ष के बाद यदि आप जाग रहे हो कि आपके मानवाधिकारों का हनन हुआ है, तो इससे बेहतर है कि आप हनन ही करवा लीजिए फिर, है ना। 1 वर्ष तक सो रहे थे क्या आप, है ना, नहीं हो सकता ऐसा। पर हाँ देखो, अब देखो इसमें एक और चीज आती है, आपके लिए मानव अधिकार आयोग के तो दरवाजे बंद हो गए हैं, पर एक दरवाजा है जो 50 वर्ष बाद भी आपके लिए खुला है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, वो होता है न्यायालय का दरवाजा। ठीक है, उधर आप पहुंच सकते हो अपने वाद को लेकर। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से केसेस हैं जो शायद उस समय कोई बोल नहीं पाता है, महिलाएं नहीं बोल पाती हैं, या जिनके साथ गलत हुआ वो नहीं बोल पाते हैं, वो जब 20 साल 25 साल के बाद हिम्मत आती तब जाकर वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, न्यायालय के समक्ष जाते हैं। देखा होगा आपने, न्यायालय ऐसा बोलता है क्या, 20 साल पहले हुआ था आप क्यों आए हो, हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं करते वो, है ना। वो आपके वाद को लेते हैं, सुनते हैं और उस पर कार्यवाही भी शुरू करते हैं। परंतु आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जो 1 वर्ष में घटित हुए। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। रिपोर्ट किसको सौंपेगा, केंद्र सरकार के समक्ष। ठीक है, इसके बाद मानव अधिकार के स्तर। देखो 3 स्तर है मानव अधिकार के। पहला स्तर जो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, राष्ट्रीय स्तर। दूसरा स्तर जो राज्यों में होता है, और तीसरा होता है सबसे निचला स्तर जिसे बोला जाता है मानव अधिकार न्यायालय, जो कहां पर होते हैं, जिलों में होते हैं। कहां पर, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये आपका कहां हो गया, केंद्र में हो गया। ठीक है, ये आपका कहां हो गया, ये राज्य में हो गया, और ये कहां पर हो गए आपके, ये जिलों में हो गए। ठीक है, तो सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है इसका, राष्ट्रीय, और सबसे निचला स्तर है इसका न्यायालय। अब इन न्यायालयों की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है वो देखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक ही अधिनियम है, कौन सा, 93 की धारा 30। कौन सी धारा, धारा 30 के तहत प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। अब इस मानवाधिकार न्यायालय की जब स्थापना की जाएगी तो वहां कोई ना कोई व्यक्ति तो बैठेगा ना आपको सुनने के लिए, आपकी कंप्लेंट लेने के लिए और उस पर कुछ कार्यवाही करने के लिए। तो उस व्यक्ति के बारे में देखते हैं। प्रत्येक न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक, अच्छा ये जो लोक अभियोजक की ये नियुक्ति करेगी, वो लोक अभियोजक होगा कौन,
वो लोक अभियोजक वो होगा जिससे 7 वर्ष वकालत करने का क्या होगा, अनुभव, वो भी कम से कम कितने वर्ष। अब ऐसा नहीं कि जिसने 10 वर्ष किया वो नहीं आ सकता, कम से कम 7 वर्ष, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा किसी अधिवक्ता जिसे कम से कम 7 वर्ष वकालत करने का अनुभव हो उसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त। देखो इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोला, ना अन्य न्यायाधीश बोला, ना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोला, ना अन्य न्यायाधीश बोला। इन्होंने साफ तौर पर बोला कि एक अधिवक्ता होना चाहिए, अर्थात वकील होना चाहिए जिसे कितने वर्ष का, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। हम उसे क्या बना देंगे, लोक अभियोजक बना देंगे। तो जो जिला न्यायालय बनाए जाएंगे मानवाधिकार से संबंधित, वो वहां का मुख्य अधिकारी होगा। क्लियर है। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। किस धारा के तहत, 30 धारा, धारा 30 के तहत। इसके बाद आपके पहले कौन है, रंगनाथ मिश्र या रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। आपको जो नाम देखने मिले, रंगनाथ मिश्र भी सही है, रंगनाथ मिश्रा भी सही है। आपके पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, रंगनाथ मिश्र। और इसके बाद वर्तमान में देखो अभी भी मिश्रा है, ठीक है। अभी कौन है, अरुण कुमार। में तो बहुत सरल हो गया फिर, है ना। आपको सिर्फ मानवाधिकार, जो एनएचआरसी है यानी मानवाधिकारों को बचाने का पूरा कारभार मिश्रा लोगों ने ले लिया है, ठीक है। एक जो पहले थे और एक जो वर्तमान में है। तो सबसे पहले कौन, रंगनाथ मिश्र, और अभी वर्तमान में कौन, अरुण कुमार मिश्रा। पर एक बार मैं चाहूंगा कि आप इन लिस्ट को जरूर देख लें। बस इतना याद रखना कि अरुण कुमार मिश्रा के पहले कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र पंत, ठीक है। इन सभी के लिए कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष इन्होंने इसे पूरा किया होगा। कार्यवाहक का मतलब है कि किसी ना किसी वजह से जो अध्यक्ष थे वो पद में नहीं रह पाए, इस वजह से कार्यवाहक को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। ये लिस्ट देख लोगे आप लोग एक बार, ठीक है। इसके बाद मुख्य धाराएं हैं, ये देख लेते हैं और अभी याद भी कर लेते हैं। सबसे पहले धारा नंबर 3, ये क्या करती है, आयोग के गठन से, हमने वही देख लिया था पहली स्लाइड में कि जब अधिनियम 1993 बना तो उसकी धारा 3 के तहत किस डेट को, डेट बताओ, 12 1993 को हमने एनएचआरसी का क्या करवा दिया, गठन करवा दिया। किस धारा के तहत करवा दिया, धारा 3 के तहत करवाया। फिर आती धारा 4, नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर की जाएगी, है ना। हमने वो जो बॉडी देखी थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, उसमें लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष थे। तो वो जो सिफारिश करके जो गठित करते हैं, किस धारा में लिखा हुआ है, धारा 4। धारा 4 में लिखा है कि जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे वो प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी। धारा 4 ने बोल दिया। देखो धारा 3 ने गठन की बात की, धारा 4 ने नियुक्ति की बात की। धारा 5, अध्यक्ष व सदस्य त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो धारा 5 में क्या लिखा है, देखो सबसे पहले गठन, फिर नियुक्ति, फिर त्यागपत्र, सीक्वेंस चल रहा है 3 4 5। धारा 6, सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। किसमें लिखा है, धारा 6। और अंतिम में धारा, राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यवाहक अध्यक्ष समझते हो कि जब अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो राष्ट्रपति किसी सदस्य को क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा है। और इसके अलावा हम एक धारा और लिख लेते हैं, धारा नंबर 30 क्या बोलती है, धारा, जिलों में मानवाधिकार से संबंधित न्यायालय की स्थापना, जिला में मानवाधिकार न्यायालय से संबंधित या उसके गठन से संबंधित। क्लियर है। पहली धारा कौन सी, हमने 3 से शुरू किया। सबसे पहले 3 में क्या है, 4 में क्या है, अच्छा नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा, ठीक है। 5, किसे सौंपेंगे, धारा 6, धारा 7 और अंतिम धारा 30। क्लियर है, ये सारी चीजें सरल हैं, मुश्किल है, सरल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य तथ्य देखते हैं। अभी देखा हमने प्रथम अध्यक्ष,
रंगनाथ मिश्र वर्तमान अध्यक्ष, अरुण कुमार मिश्रा। अब देखो यहाँ में एक चीज और पता चल गई कि अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे वो धारा 21 के तहत, किस धारा के तहत, धारा 21 के तहत क्या माने जाएंगे, लोक सेवक। तो चलो हम यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेते हैं, धारा 21 जब आप लिखेंगे तो एक बार देख लेना बस, धारा 21 की सभी अध्यक्ष और सदस्य क्या माने जाएंगे, लोक सेवक माने जाएंगे। किस धारा के तहत, धारा 21, किसकी धारा 21, कौन सा अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम धारा 21। वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपेगा, केंद्र सरकार को सौंपकर, परंतु इसमें किसी भी राज्य से संबंधित यदि कोई बात होगी तो संबंधित राज्य को भी यह वार्षिक प्रतिवेदन, इसका मतलब यह है कि मानवाधिकार आयोग यदि अपनी रिपोर्ट सौंपता है केंद्र सरकार को और उसमें किसी राज्य की बात का जिक्र होता है तो उसकी एक कॉपी किसके पास जाएगी, उस राज्य विशेष के पास भी जाएगी जिसका उसमें वर्णन किया गया है। अध्यक्ष की मृत्यु होने पर अभी देख लिया हमने कि एक कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, किस धारा के तहत, धारा 7 के तहत। आयोग को अनुदान कौन सौंपता है, केंद्र सरकार, और उस अनुदान की जांच कौन करता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली महिला सदस्य कौन है, ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा है, सदस्य ना कि अध्यक्ष, क्योंकि कोई महिला अध्यक्ष तो रही ही नहीं है। पहली महिला सदस्य कौन है, जस्टिस फातिमा बीबी, इनके बारे में पढ़कर आना, इंपॉर्टेंट नेम है ये। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब तक 2 बार 2006 और 2019 में संशोधन किए जा चुके हैं। एनएचआरसी का जो अधिनियम है आपका 1993, उसमें 2 बार संशोधन किए जा चुके हैं, पहली बार 2006 में और दूसरी बार 2019 में इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो कुछ सवाल पूछता हूं, उसके जल्दी जल्दी जवाब दे देना। कब बना अधिनियम, अधिनियम 1993। आयोग का गठन कब हुआ, इसमें सदस्य कितने होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, किसकी सिफारिश पर, की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की सिफारिश पर। इसका कार्यकाल कितना होता है, सेवा शर्तें वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, केंद्र सरकार। इस्तीफा कैसे सौंपते हैं, पद से कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। कितने वर्ष तक आए कंप्लेंट्स को ही ले सकते हैं, 1 वर्ष के भीतर आए वाद को ही ये ले सकते हैं। ठीक है, पहले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पहली महिला सदस्य फातिमा बीबी, कौन से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल न्यायालय की। अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, केंद्र सरकार को सौंपते हैं। और किस धारा के तहत जिलों में आप मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना कर सकते हो। और मानवाधिकार आयोग में जो लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है वो अधिवक्ता कम से कम कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कितने वर्ष, 7 वर्ष। और इसका जो अध्यक्ष होता है एनएचआरसी का, वो कहां से आता है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुखिया। और किसी भी न्यायाधीश को इसमें अपॉइंट करने से पहले एक बार किससे पूछना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आपको एक बार परामर्श लेना। सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो याद हो गई आपको, क्लियर है, बस एक बार रिवीजन कर लेना, फिर आपसे कोई भी एक भी आपका सवाल गलत नहीं कर सकता। अब आगे बढ़े, छोटा सा है हमारा, छोटा रूप किसका, एनएचआरसी का, हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग। अर्थात हम किस राज्य का पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश। आदर्श वाक्य क्या है इसका, उनका आदर्श वाक्य क्या था, सर्वे भवन्तु सुखिना, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। चलें बराबर अधिकारों की ओर। अच्छा, उससे पहले एक चीज कि ये जो आपका मानवाधिकार आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, भोपाल। कहां पर है, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम की धारा 21, जो आपका एनएचआरसी बना था वो इस अधिनियम की किस धारा के तहत बना था,
धारा 3 के तहत बना था, ये बना है धारा 21 के तहत। और याद करो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि इसी धारा की वजह से आपके एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को लोक सेवक माना जाएगा। पढ़ा? धारा 21 के तहत राज्य सरकार इस आयोग का गठन करेगी या कर सकती है। अब एक चीज बात ये आती है कि गठन कब किया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? 13 सितंबर 1994। और एनएचआरसी जो था उसका गठन कब किया गया था? 1993, अर्थात उसके 2 वर्ष के पश्चात, 12 नहीं 13 सितंबर, 13 सितंबर 1995। यह एक सांविधिक निकाय है क्योंकि इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया है? अधिनियम के द्वारा। तो ये कोई संवैधानिक निकाय तो हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में है। भोपाल में स्थित जो आपका राज्य मानवाधिकार जो भवन है आपका, ठीक है, उसका नाम क्या है? पर्यावास भवन। पर्यावास भवन, ठीक है। जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का जो भवन है भोपाल में, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? पर्यावास भवन। मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? हम बराबर हमारे अधिकार, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे इसकी संरचना क्या है। उसमें कितने सदस्य थे? यहाँ केवल 3 है। कितने हैं? एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, बस इतना है। ठीक है, अब देखो इसके अध्यक्ष कहां से आते हैं। पहली चीज, धारा 21 की ही बात चल रही है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसी हाई कोर्ट का क्या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश है या रहा है या रहा है। किसी हाई कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा है क्या? नहीं लिखा है, हाई कोर्ट। किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या, एक सदस्य हो गया। बचे कितने सदस्य? अब सुनना, 2 सदस्यों में से जो एक सदस्य है वो सिंपल है, सरल है कि उसे उस क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, 2 सदस्यों में से एक सदस्य कहां से आएगा? जो उस क्षेत्र से संबंधित होगा या उस क्षेत्र का अनुभव रखा होगा। अब बात करते हैं सदस्य नंबर 2। तो सदस्य नंबर 2 को चुनने के 2 क्राइटेरिया है। ठीक है, 2 प्रकार की योग्यताएं अगर जिसके पास है तो दोनों में से किसी को भी आप उठाकर यहां पर रख सकते हो। तो जो क्राइटेरिया नंबर 1 है, योग्यता नंबर 1 है, वो ये है कि किसी राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या, अब जब यहां पर लिखा है केवल न्यायाधीश, इसका मतलब है मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। किसी राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है। अगर ये चीज फुलफिल नहीं होती है तो ऑप्शन नंबर 2, राज्य में जिला न्यायाधीश, जिला मतलब जो आपके जिलों में न्याय सेशन कोर्ट्स होते हैं, राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम कितने वर्ष का अनुभव? कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा तो आप इसके क्या बन सकते हो? सदस्य बन सकते हो। देखो कितने सदस्य होते हैं इसमें? 3 सदस्य हैं। किस धारा के कारण? धारा 21 के कारण। अब जो एक इसका अध्यक्ष होता है वो कहां से आएगा? वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है? हाँ, मुख्य या अन्य है या रहा है, ये हो सकता है इसका क्या अध्यक्ष। बचे कितने सदस्य? 2 सदस्य। अब 2 में जो एक है वो होना चाहिए अनुभवी या उस क्षेत्र से संबंधित। अब बचा एक सदस्य। ये जो एक सदस्य बचा है या तो ये आएगा कहां से? हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या रहा है। अगर ये मिल गया तो ठीक है, अगर ये नहीं मिलते हैं तो किसी जिला न्यायालय में कितने वर्ष? किसी जिला न्यायालय में 7 वर्ष का यदि अनुभव है तो उसको भी आप क्या बना सकते हो? सदस्य बना सकते हो। क्या ये चीज समझ में आई अच्छे से? एकदम बेहतर ढंग से समझ में आई। हमने देखा कि धारा 21 के तहत इसमें 3 सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष जो है वो आपका हाई कोर्ट का मुख्य या अन्य न्यायाधीश है या रहा है। बचते हैं 2 सदस्य। एक सदस्य आपका आता है उस क्षेत्र से या उस संबंधित अनुभव के क्षेत्र से, और दूसरा सदस्य जो आपका आता है वो 2 ऑप्शंस के आधार पर चुना जा सकता है। पहला ऑप्शन या पहला आधार ये कि वो किसी वो राज्य के हाई कोर्ट का क्या है? न्यायाधीश है या रहा है। और दूसरा ऑप्शन ये कि वो जिला अदालत या जिला न्यायालय में कम से कम कितने 7 वर्ष में क्या रह चुका हो? न्यायाधीश। यहाँ कहीं वकालत की बात हो रही है क्या? अधिवक्ता बोला क्या? क्या बोला? न्यायाधीश। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, जब हम एनएचआरसी पढ़ रहे थे तो एनएचआरसी में हमने देखा था कि जो संरचना थी
उसको चुनने के लिए एक नियुक्ति या चयन समिति बनाई गई थी। सेम एज यहां पर भी क्या बनाई जाएगी, अब एक चयन समिति बनाई जाएगी। अब देखते हैं चयन समिति कौन होगी। वहां पर चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर चयन समिति के अध्यक्ष होंगे आपके मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके अलावा देखो पहली चीज, वहां पर कौन नियुक्त कर रहा था? यहां कौन नियुक्त करेगा? केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में कौन? राज्यपाल। अब देखते हैं इसमें सदस्य कौन कौन होंगे। पहले होंगे मुख्यमंत्री, जो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। दूसरे होंगे विधानसभा अध्यक्ष। तीसरे होंगे विधानसभा में मुख्यमंत्री, इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष। मतलब सदस्य नंबर 1 कौन हो गए आपके? मुख्यमंत्री। दूसरे होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। वहां हमने देखा था लोकसभा के अध्यक्ष, यहां पर कौन होंगे? क्योंकि राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, विधानसभा के विपक्ष के। और चौथा, अच्छा एक चीज सुनना, हमने ये समिति है जो चयन समिति, इसे हम 4 सदस्यों में हमने इसलिए समाप्त कर दिया क्योंकि बात हो रही है मध्य प्रदेश की। किसकी बात हो रही है? अब मान के चलते हैं कि कोई ऐसा राज्य होता जहां पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है, तो वहां 2 सदस्य और ऐड हो जाते, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष के नेता। देखो यहां लिखा हुआ है, जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके विधान परिषद के अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष भी इसमें शामिल। पर क्या मध्य प्रदेश में आपकी विधान परिषद है? केवल विधानसभा है, तो इसमें अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, सदस्य नंबर 1। दूसरा विधानसभा के अध्यक्ष। तीसरा और चौथा राज्य का गृह मंत्री। ये होगी चयन समिति जो किसको चुनेगी? इन 3 सदस्यों को चुनने का काम करेगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं, मतलब वो देख लेते हैं। धारा नंबर 21, इससे तो फ्रेंडली हो चुके हो आप लोग। आयोग के गठन से संबंधित, किस आयोग के गठन से? राज्य के, राज्य के आयोग से गठन से संबंधित। धारा 22 नियुक्ति। अब देखो वही चीज कॉपी होगी, वहां पे जो धारा नंबर हमने 3 से शुरू किया था, धारा नंबर 4 वहां पे क्या थी कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता की गई समिति की। बस वहां पे अब इस चीज को राज्य के परिप्रेक्ष्य में ला दो। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की। ठीक है, वहां केंद्र की बात हो रही थी, यहाँ पे फिर धारा 23 अध्यक्ष व सदस्य त्याग पत्र, सेम चीज कॉपी पेस्ट हो रही है, बस वहां केंद्र, यहाँ पर राज्य। धारा 24 अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। धारा 25 राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। यानी हमने देखा कि हमने 3 से लेकर वहां जो पढ़े थे वो सेम चीज राज्य के परिप्रेक्ष्य में यहां पर क्या होती है? कॉपी होती है। धारा 21, 22, 23, 24, 25 सीक्वेंस, सबसे पहले गठन, फिर नियुक्ति, फिर त्यागपत्र, फिर कार्यकाल और फिर कार्यवाहक अध्यक्ष। सरल है कि मुश्किल है? सरल है ना, आराम से याद हो सकता है। चलिए इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन रहे इसके? खलीलुल्लाह खान। और वर्तमान कौन है? मनोहर ममतानी। राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? राज्य सरकार को। राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य आयोग 7वें अनुसूची के तहत संवर्ती व राज्य सूची के विषयों पर जांच कर सकता है। अब देखो क्या होता है, संवर्ती सूची वो सूची है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य सूची वो सूची है जिस पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई ऐसा वाद आता है दोनों सूचियों में संबंधित विषयों में से जिस पर मानवाधिकार का क्या किया गया है? उल्लंघन है, तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सूची के विषय में भी, क्योंकि उसका अधिकार है राज्य सूची, और संवर्ती सूची के विषय में भी क्या कर सकता है? निर्णय ले सकता है या जांच कर सकता है, क्योंकि संवर्ती सूची में भी तो राज्य सूची का भाग होता है, राज्यों का पार्टिसिपेशन होता है। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहे तो साझा आयोग की क्या कर सकते हैं? यानी 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे तो एक मानवाधिकार आयोग अपने राज्य के लिए बना सकते हैं, परंतु उसे आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति दोनों राज्यों की समिति की सिफारिश पर करनी होगी। अर्थात
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, और दोनों राज्यों से सदस्य बुलाए जाएंगे और दोनों मिलकर उसको क्या करेंगे, चुनने का काम करेंगे। केंद्र सरकार दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली हमारा यूटी है, दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश के मानवाधिकार हनन के मामले को राज्य आयोग को सौंप सकते। अब देखो हमारे लगभग कितने यूटीज हैं आज, 8 यूटीज में से अगर केंद्र सरकार चाहे दिल्ली को छोड़कर किसी भी यूनियन टेरिटरी का वाद या मामला राज्य आयोग को या राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप सकती है, परंतु दिल्ली का मामला वो नहीं सौंपेगी, क्योंकि दिल्ली का मामला कौन देखेगा, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अर्थात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसको देखने का काम करेगा। दिल्ली के संबंध में जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही करेगा। बाकी जो भी यूनियन टेरिटरी है उसमें राज्य आयोग पार्टिसिपेशन करके उसकी जांच कर सकता है। समझ में आई ये चीजें। पहले अध्यक्ष कौन, वर्तमान अध्यक्ष कौन। इसके बाद अध्यक्ष की मृत्यु होने पर राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को क्या सौंप सकता है, कार्यभार सौंप सकता है। राज्य मानवाधिकार अनुदान किससे प्राप्त करेगा, वहां पे किससे कर रहा था, राज्य मानवाधिकार आयोग को किस कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, दीवानी न्यायालय। राज्य की सलाह मानने के लिए राज्य सरकार मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य, क्योंकि आप अंतिम रूप से देखो तो ये एक सलाहकारी संस्था है राज्य के लिए, ठीक है। आयोग 1 वर्ष की अवधि के भीतर ही मानवाधिकार मामलों की क्या कर सकता है, यहां पर भी सेम है वहां पर भी सेम है। और मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उस योजना का नाम क्या है, आयोग मित्र योजना। ये था हमारा मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें कोई पॉइंट है जो समझ में ना आया हो, सारी चीजें क्लियर है। हम दोनों के बीच में अंतर देखें आप, डिफरेंस। चलिए दोनों का हम अंतर देखते हैं। इस एक तरफ मैं लिख देता हूं एनएचआरसी और दूसरी तरफ आपका मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार। चलो अब थोड़ा सा अपना यहां ध्यान केंद्रित करो और मुझे जवाब देना एकदम सही सही। सबसे पहले किस धारा के तहत, सबसे पहले ये बताओ दोनों का ही गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। वर्ष कौन सा, 1993। दोनों का ही गठन इस अधिनियम के तहत हुआ है। अब इस अधिनियम की किस धारा के तहत ये बना, धारा 3 की वजह से ये बना। और किस धारा की वजह से ये बना, धारा 21 की वजह से ये बना। यहां तक क्लियर है। इसका गठन कब किया गया, 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया। और इसका गठन 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया। चलो ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें है आपके 13 सदस्य, ठीक है। इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें है आपके 3 सदस्य। इसमें जो चयन समिति होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें जो चयन समिति होती है मुख्यमंत्री, ठीक है। अच्छा, इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। चलिए ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 या 70 वर्ष। अध्यक्ष और सदस्यों दोनों का, इनका कितना होता है, 3 या 70 वर्ष। चलो ठीक है। इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, केंद्र सरकार करता है, ठीक है, केंद्र सरकार। इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन निर्धारित, राज्य सरकार, ठीक है। अच्छा, इनको ये इस्तीफा किसे सौंपते हैं और इन्हें पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये इस्तीफा किसे सौंपते हैं, पद से हटाने का अधिकार किसके पास, बिल्कुल सही, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अब एक चीज और, ठीक है, ये अपनी वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं,
राज्य सरकार। और यदि केंद्र सरकार के पास सौंपी गई रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित कोई वाद है तो वो उस राज्य के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भोपाल में है। और दोनों के दोनों ही कितने समय के भीतर आए मामलों की जांच कर सकते हैं? 1 वर्ष। दोनों का सेम है। और दोनों के दोनों को ही कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। क्या और कुछ कॉमन है इन दोनों के बीच? है कुछ कॉमन? नहीं है। ये सारी चीजें समझ में आई? ये ही सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये चीजें हमने समझ ली। क्लियर है? तो इससे समाप्त होता है हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग और हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जो भी समस्या होगी आप लेकर आइए। बेहतर ढंग से समझ में आई सारी चीजें? आपको सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं समझ में आया? सदस्य चुनने वाली समिति कौन सी समझ में आया? 13 सदस्य किसमें है? एनएचआरसी में। 3 सदस्य किसमें है? और सभी के सभी सदस्य एनएचआरसी के या इसके धारा 21 के तहत क्या माने जाएंगे? लोक सेवक माने जाएंगे। और हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, हम एक जिला न्यायालय की स्थापना करते हैं। ये किस धारा के तहत होता है? ये होता है धारा नंबर 30 के तहत। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? समाप्त करें? चलिए, जय हिंद। जय हिंद।